अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा परफेक्ट फ़िज़िक्स नाम से एक चैनल शुरू था और इस चैनल पर हमने रोटेशनल डायनामिक्स के कुल मिलाकर अभी तक 6 लेक्चर डाल चुके थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मेरा वो चैनल बंद हो चुका है। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए कि सर आपके वीडियोस दिख नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल आए। इसीलिए मैंने ये कोशिश किया हो कि मैं दोबारा आपके लिए लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक पूरे लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करूं और आपके लिए डाल दूं। तो आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि जो लेक्चर की लिंक आपको मैं दे रहा हूँ उस चैनल को आप तमाम बच्चों में शेयर कीजिए और शेयर करने के साथ साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो नए वीडियो आने वाले हैं वो नए वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, हम दोबारा लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। हमें थोड़ी इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आपके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ से तमाम चीज़ें की जा रही है। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आइए हम आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जानिब से जो न्यू सिलेबस है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। आज रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा और एक एक करके हम उसको इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर है ये इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर है ये दो चीज़ों को मिलाकर बना है। ठीक है, अगर आपको पुराना सिलेबस पता होगा तो पुराने सिलेबस में 2 चैप्टर थे। सबसे पहला चैप्टर था सर्कुलर मोशन जिसे कहा जाता है दायरवी हरकत, और थर्ड वाला चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम है रोटेशनल मोशन गर्दिशी हरकत। तो इस साल न्यू सिलेबस में रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन को मिलाकर एक कंबाइंड चैप्टर बनाया गया है जिस चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो रोटेशनल डायनामिक्स किन किन चैप्टर को मिलाकर बनाया है, इसको सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को कंबाइन करके रोटेशनल डायनामिक्स ये चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको सबसे पहले सर्कुलर मोशन का पार्ट पढ़ना है। जब हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा उसके बाद हम रोटेशनल मोशन शुरू करेंगे। इस तरह से आपका पूरा रोटेशनल डायनामिक्स एक चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को मिलाकर रोटेशनल डायनामिक्स बनाया गया है। इसीलिए हम सबसे पहले आइए सर्कुलर मोशन के स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर मोशन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो सबसे पहला आपको रिकॉलिंग क्वेश्चन है कि आपको कुछ क्वेश्चन रिकॉल करने हैं। ठीक है, रिकॉलिंग क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ मीन बाय सर्कुलर मोशन, दायरवी हरकत किसे कहते हैं, इसकी तारीफ आपको बयान करनी है। ठीक है, तो आइए हम आप समझते हैं कि सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहला है आपका टॉपिक के सर्कुलर मोशन किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो देखिए सर्कुलर मोशन किसे कहा जाएगा। आप सभी को दायरा तो पता है कि दायरा इस तरह से होता है। ठीक है, ये हमारे पास में एक सर्कल है, एक दायरा है, ये दायरे का मरकज़ है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, सर्कल के सेंटर से हमने यहाँ तक एक खत खींचा, हमने कहा ये रेडियस r है। ठीक है, अच्छा अब अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, ये जो पाथ आपको दिख रहा है ये वाला पाथ, ठीक है, इसे कहा जाता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या दायरे का मुहित। क्या बोलते हैं इसको, दायरे का मुहित। और दायरे के मुहित का ज़ाब्ता होता है 2πr। क्या होता है, 2πr, जहाँ पर 2π जो है इस दायरे का फेज़ है। ठीक है, और r जो है इसका रेडियस है। फेज़ किसे कहा जाता है तो समझिए, अगर आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा 11th क्लास में तो आपको सर ने फेज़ बताया होगा। फेज़ इस तरह से होता है। ठीक है, देखिए ये आपका 0 फेज़ है। ठीक है, और ये पाई है और ये 2π है। ठीक है, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं π/2 और यहाँ पर 3π/2। ठीक है, तो ये आपका फेज़ है 0π 2π। ठीक है, इसको हम अभी यहाँ से इरेज कर देते हैं, आप इतना याद रखिए 0π 2π, नेक्स्ट होगा तो 3π। अब देखिए ये एक हाफ सर्कल है ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हाफ सर्कल है। जब मैं दोनों को आपस में मिला दूँ तो अगर मैं इसको आपस में मिलाऊँ तो ये डायग्राम कैसी बनेगी, ये ऐसी बनेगी। ये ऊपर वाला हाफ फेस और हाफ फेस को लाकर नीचे मिला दो, पूरा एक दायरा मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जो दायरे का फेज होता है वो 2π होता है या 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अगर आप इसको मेज़र करोगे तो 360 डिग्री का आपको मेज़र होगा। ठीक है, तो दायरे का मुहित का ज़ाब्ता क्या है, 2πr। अब ये वाला जो सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इसे दायरे का मुहित सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई जर्रा इस दायरे के मुहित पर हरकत करे तो इसकी
तो इस जर्रे की हरकत को दायरवी हरकत कहते हैं। कौन सी हरकत कहते हैं? दायरवी हरकत। अगर कोई जर्रा दायरे के मुहित पर हरकत करे तो दायरे के मुहित पर जो जर्रा हरकत करता है तो दायरे के मुहित पर जर्रे की हरकत को दायरवी हरकत कहते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। दायरे के मुहित पर जर्रे की हरकत दायरवी हरकत कहलाती है। बड़ी सिंपल से डेफिनेशन है। दायरवी हरकत की एग्जांपल्स क्या है? बहुत सारी आपने देखी है दायरवी हरकत की एग्जांपल। जहाँ पर भी कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी मोशन जो होती है वो सर्कुलर मोशन होती है, दायरवी हरकत होती है। ठीक है, तो ये तो आपका सबसे पहला रिकॉलिंग क्वेश्चन के सर्कुलर मोशन किसे कहा जाता है, एक कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वाला रिकॉलिंग क्वेश्चन क्या है, सुनिए। नेक्स्ट वाला रिकॉलिंग क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ मास किसे कहा जाता है? सेंटर ऑफ मास, कमियत का मरकज। क्या कहा जाता है इसे उर्दू में? कमियत का मरकज। सेंटर ऑफ मास किसे कहा जाता है? तो सुनिए, सेंटर ऑफ मास जिस्म में एक ऐसा नुक्ता होता है जहाँ पर जिस्म की कुल कमियत मरकूज मानी जाती है। ठीक है, ये जिस्म में एक ऐसा नुक्ता होता है जहाँ पर जिस्म की कुल कमियत मरकूज मानी जाती है। इससे क्या मुराद है? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को देखा होगा जो फुटबॉल खेलते हुए, तो वो फुटबॉल जब खेलते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि वो फुटबॉल को अपनी इस तरह से फिंगर पर, अपनी इस उंगली पर घुमाते हैं। ठीक है, अपनी इस उंगली पर बैलेंस करते हैं। या उसी के साथ साथ में अपने बचपन के अंदर एक एक्टिविटी परफॉर्म की होंगी। आप आपके टेक्स्ट बुक को या नोटबुक को लेते थे और इस तरह से आपके ये वाली जो फिंगर है, ये वाली जो उंगली है, इसके ऊपर इस तरह से इसको बैलेंस करते थे। आप कहते थे कि देखिए हमने इस तरह से हमारे फिंगर पर बैलेंस कर लिया। तो वो जो बैलेंस होता था वो सिर्फ किसकी वजह से होता था? सेंटर ऑफ मास की वजह से, है ना। तो सेंटर ऑफ मास जिस्म में एक ऐसा नुक्ता होता है जहाँ पर जिस्म की कुल कमियत मरकूज मानी जाती है, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जब रोटेशनल डायनामिक्स, जब रोटेशनल मोशन हम चैप्टर शुरू करेंगे वहाँ पर सेंटर ऑफ मास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंशाल्लाह और डिटेल में हम उसको वहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए। पहले सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन भी हो गई, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जिसमें में ऐसा नुक्ता जहाँ पर जिस्म की कुल कमियत मरकूज मानी जाती है। दो क्वेश्चन। हमारा तीसरा वाला जो सवाल है वो ये है, देखिए थर्ड वाला, कि रियल फोर्स और सूडो फोर्स। रियल फोर्स और सूडो फोर्स किसे कहा जाता है? ठीक है, हमें बताना है कि रियल फोर्स क्या होता है और सूडो फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि रियल फोर्स क्या होगा और सूडो फोर्स क्या होगा। तो देखिए, रियल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, रियल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, इसे हकीकी कुव्वत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हकीकी कुव्वत। तो रियल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसका हमको एग्जिस्टेंस पता हो, या दूसरे लफ्जों में अगर हम कहना चाहें, रियल फोर्स एक ऐसे फोर्स होता है जिसका हमको फिजिकल ओरिजिन पता हो, उसे रियल फोर्स कहेंगे। और ऐसा फोर्स जिसका हमको फिजिकल ओरिजिन, जिसके एग्जिस्टेंस हमको नहीं मालूम, उसे कहेंगे हम सूडो फोर्स। मैं आपको मिसाल की मदद से बताता हूँ। जैसे अगर आप एक प्लेस पर खड़े हो, आपको किसी ने पीछे से आके धक्का लगाया, ठीक है, उसने अपना फोर्स आप पर अप्लाई किया, तो आपके अंदर क्या होगा? तो आंसर है आपके अंदर मोशन होगी। आप एक तो आगे जाकर गिरोगे या आप आगे थोड़ा सा सरक जाओगे, है ना। तो आप जो आपके अंदर जो मोशन आई, आपके मोशन का कॉज क्या है? फोर्स है। आपको पता है कि आप पर फोर्स किसने लगाया, तो ये चीज़, ये एग्जिस्टेंस भी आपको पता है। ठीक है, तो ये वाली जो एग्जांपल होगी आपकी रियल फोर्स की, यानी कि ऐसा फोर्स जिसके एग्जिस्टेंस हमको पता है। जैसे अगर कोई पार्टिकल दायरे के मुहित पर हरकत करता है तो उसको दायरवी हरकत कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई पार्टिकल दायरे के मुहित पर हरकत करता है तो ये पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट क्यों नहीं जाता, है ना। पार्टिकल यहाँ से स्ट्रेट जाना चाहिए था, यहाँ से भी स्ट्रेट जाना चाहिए था, यहाँ से भी स्ट्रेट जाना चाहिए था, यहाँ से भी स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये दायरे के मुहित पर गर्दिश करता है। तो उसकी एक वजह है, उसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि यहाँ पर एक कुव्वत होती है, उस कुव्वत का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आगे आने वाला है, जिसे कहा जाता है मरकज़ कुव्वत। मरकज़ कुव्वत के सबब ये पार्टिकल जो होता है, ये जर्रा जो होता है, दायरे के मुहित पर हरकत करता है और दायरवी हरकत अंजाम देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसका एग्जिस्टेंस पता है कि ये दायरवी हरकत क्यों अंजाम दे रहा है। क्यों? इसका एग्जिस्टेंस ये है कि यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से दायरे के मुहित पर गर्दिश कर रहा है। इज इट क्लियर? तो ऐसी कुव्वतें, ऐसे फोर्स जिसका हमको एग्जिस्टेंस, फिजिकल ओरिजिन पता हो, उसे हम रियल फोर्स कहेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, सूडो फोर्स किसे कहा जाता है? मजाजी कुव्वतें। तो ऐसी कुव्वतें जिसका एग्जिस्टेंस हमको ना पता हो, है ना, जिसका फिजिकल ओरिजिन हमको ना पता हो, उसे कहा जाएगा सूडो फोर्स। अब इसकी एग्जांपल क्या है? तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फर्ज कीजिए आप ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन आपकी चल रही है, ठीक है। आपने क्या किया, आप आपके प्लेस पर बैठे हो, ट्रेन चल रही है, आपने एक कॉइन को इस तरह से ऊपर उछाला,
ट्रेन चल रही है, आप बैठे हो साकिन हालत में, आपने कॉइन को इस तरह से ऊपर उछाला, तो होना तो ये चाहिए था कि ट्रेन आगे चल रही थी, कॉइन ने पीछे गिरना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि कॉइन जहाँ से आप उसको उछालते हो वहीं पर गिरता है। ट्रेन चल रही है, मोशन कर रही है, तो होना तो ये चाहिए था जब आपने कॉइन को उछाला तो कॉइन ने पीछे गिर जाना चाहिए था, क्योंकि कॉइन तो जो हमारी जो ट्रेन है वो मोशन में है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कॉइन वहीं पर गिरता है। वहीं पर क्यों गिरता है? क्योंकि वहाँ पर एक फोर्स होता है जिसका नाम है सूडो फोर्स। उसका एग्जिस्टेंस हमको नहीं पता, लेकिन वो अप्लाई वहाँ पर हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, तो ये है आपका सूडो फोर्स। ऐसी कुव्वत है जिसका एग्जिस्टेंस हमको ना पता हो। सबसे अच्छी एग्जांपल उसकी वही है कि ट्रेन के अंदर अगर आपने कॉइन को झाला तो कॉइन पीछे नहीं जाता बल्कि वहीं गिरता है। तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि वो एक सूडो फोर्स है। ठीक है, और बहुत सारी एग्जाम्पल है जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये भी सेंट्रीफ्यूगल जो है, ऐसी कुव्वत जो दायरे के मरकज़ के मुखालिफ अमल करती है उसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, वो भी एक सूडो फोर्स होता है। ठीक है, आगे चल के लेक्चर में आने वाला है। तो ये हुआ आपका तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या हुआ? सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। सेकंड है सेंटर ऑफ मास। थर्ड वाला क्या है? रियल फोर्स और सूडो फोर्स। चौथा है काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ठीक है, देखिए काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन है। आप सभी को पता है 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि काइनेमेटिक्स की कितनी इक्वेशन होती है? 3। काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के और टाइम के दरमियान में इक्वेशंस बनाई गई है। ठीक है, वो जब हमारा आगे पार्ट आने वाला है तो मैं इंशाल्लाह उसमें आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले याद रख लीजिए इसकी 3 मसावातें कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी मसावत है v = u + at। v = u + at है ना। v इज़ जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन, t इज़ टाइम। एक होता है इसकी मसावत v² = u² + 2as। ठीक है, v² = u² + 2as। फिर से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। और एक इक्वेशन है s = ut + ½ at का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ से शुरू होता है इस चैप्टर का। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको 2 डिफरेंस बताए गए। सबसे पहला डिफरेंस है कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बड़े आसान तरीके से बता दूंगा कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फ़र्क है। देखिए, तो हमारा सर्कुलर मोशन और इधर है रोटेशनल मोशन। ठीक है, इन दोनों में इधर क्या अंदर में क्या फ़र्क है वो आपको समझना है ना। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो देखिए, सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे? तो अगर कोई पार्टिकल दायरे के मुहित पर हरकत करे तो उसको दायरी हरकत कहते हैं ना। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या ज़रूरी है? तो आंसर है सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी है कि एक पार्टिकल ज़र्रा होना चाहिए जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना चाहिए। और अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे तो उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। पार्टिकल से क्या मुराद है? जैसे इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अतराफ में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन की मोशन को हम कौन सी मोशन कहेंगे? सर्कुलर मोशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। इज इट क्लियर? तो पार्टिकल की मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। यहाँ पर क्या जरूरी है? पार्टिकल की मोशन, है ना। तो पार्टिकल की मोशन क्या कहलाएंगी? सर्कुलर मोशन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की मोशन क्या कहलाएंगी? ऑब्जेक्ट। तो आंसर है ऑब्जेक्ट की मोशन कहलाएंगी रोटेशनल मोशन। ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? हमारे घर में फ़ैन लगा है, फ़ैन इज़ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। तो आंसर है हमारा जो फ़ैन है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर फ़ैन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो हम उसको सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे रोटेशनल मोशन कहेंगे। और अगर एक पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो सर्कुलर मोशन, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो रोटेशनल मोशन। हाँ, एक और ख़ास बात आपको याद रखनी है कि रोटेशनल मोशन का जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल, जैसे हमारे फ़ैन है, फ़ैन रोटेशनल मोशन अंजाम दे रहा है तो फ़ैन में मौजूद हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन अंजाम देता है। ये बात आपको याद रखनी है। और उसी के साथ साथ में तमाम पार्टिकल का रेडियस अलग अलग होता है। क्या होता है? रेडियस अलग अलग होता है। एक पार्टिकल उसका रेडियस अलग, दूसरा पार्टिकल उसका रेडियस अलग। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक डायग्राम देखेंगे, बड़ी मशहूर डायग्राम है अमीबा की तरह, इस तरह से कि ये एक पार्टिकल है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, ये P1, P2,
P3, तो इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R3। देखो कितने पार्टिकल इसके अंदर, 3 पार्टिकल है। तो ये ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। लेकिन जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस तरह से अलग अलग रेडियस से घूम रहे, है ना। तो पार्टिकल जब अलग अलग रेडियस से घूमे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, है ना। तो रोटेशनल मोशन में जो पार्टिकल होते हैं ऑब्जेक्ट के, वो सर्कुलर मोशन अंजाम देते हैं अलग अलग रेडियस के साथ साथ में, और ऑब्जेक्ट की मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। तो ये सबसे पहला डिफरेंस था सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में। तो क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे तो रोटेशनल मोशन, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे तो सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर। सेकंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो इसे हम बोलेंगे रोटेशन। क्या बोलेंगे, रोटेशन। याद रखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। जैसे फैन जब घूमता है तो हम बोलते हैं फैन रोटेट कर रहा है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे तो उससे क्या बोलेंगे, रोटेशन। और अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे तो अब इसे बोलेंगे रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे, रिवॉल्यूशन। जैसे आपने सुना होगा, द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अतराफ में रिवॉल्व करता है। तो हम इसको रिवॉल्व क्यों बोलते हैं, रिवॉल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। तो अगर पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे, तो उसे रिवॉल्यूशन कहेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे तो उसे रोटेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, रोटेशन। तो ये 2 डिफरेंस आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बताए गए हैं, जो है आपके इंट्रोडक्शन के अंदर इंक्लूडेड, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दायरवी हरकत की खुसूसियात, ठीक है। सर्कुलर मोशन की खुसूसियात या दायरवी हरकत की खुसूसियात, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली खुसूसियत क्या है कि जो दायरवी हरकत होती है, सर्कुलर मोशन जो होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसे कहा जाता है, तो सुनिए, पीरियोडिक मोशन से मैं की एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपने आपके घर में लगी हुई घड़ी देखी है, घड़ी के अंदर जो सेकंड का जो कांटा होता है, अगर वो 12 पर है अभी, ठीक है, 12 के ऊपर है, अगर वो वहाँ से चलना शुरू करे, ठीक है, तो उसे पूरा एक रोटेशन, पूरा एक दायरा मुकम्मल करने के लिए कितने सेकंड लगेंगे, तो आंसर है 60 सेकंड, जिसे हम 1 मिनट कहते हैं। फिर से अगर उसे दोबारा पूरा 1 मिनट मुकम्मल करना है तो उसे कितने सेकंड का सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आंसर है फिर से 60 सेकंड का। तो ये जो सेकंड का जो कांटा होता है, ये हर बार जो होता है वो 60 सेकंड के बाद में अपने आप को रिपीट करता है। तो इस किस्म की मोशन को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन। और जो आपने इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है सर्कुलर मोशन की, ये क्या होती है, पीरियोडिक मोशन होती है ना, जो अपने आप को एक मखसूस वक्फे के बाद में दोहराती है। इस किस्म की मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है, एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है। एक्सेलरेटेड मोशन से मतलब क्या है कि ये एक इसराई हरकत होती है ना। सर्कुलर मोशन एक इसराई हरकत होती है। कैसे, सुनिए, जैसे हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पर एक पार्टिकल था जो ऐसे स्ट्रेट v1 से जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसकी वेलोसिटी अभी v1 थी, इस प्लेस पर आ गया। ये ऐसे स्ट्रेट जाना चाहता था, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v3 होगी, इस प्लेस पर इसकी वेलोसिटी v4 होगी। देखिए हर जगह अगर आप देखिए तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। पहले इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v3 और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v4, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन अंजाम दे रहा है, तो हर जगह इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और आप सभी को पता है अगर रफ्तार में तब्दीली हो तो रफ्तार में तब्दीली इसरा कहलाती है ना। तो इसीलिए इस मोशन को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि हर नुक्ते पर जो लीनियर वेलोसिटी होती है, हर नुक्ते पर खती रफ्तार जो होती है वो बदलती है, और रफ्तार में तब्दीली को हम क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं। इसीलिए सर्कुलर मोशन दायरवी हरकत जो होती है वो एक इसराई हरकत होती है। इज इट क्लियर। तो 2 हमने इसके आपको बता दिए कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन होती है, ये अपने आप को एक मखसूस वक्फे के बाद में दोहराती है, और ये एक्सेलरेटेड मोशन होती है, इसमें हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या होती है, चेंज होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। पहला पीरियोडिक मोशन और दूसरा एक्सेलरेटेड मोशन। इज इट क्लियर। और ये टॉपिक भी यहाँ पर अपना मुकम्मल होता है। अब आपको ना क्या करना है, सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन के दरमियान में फ़र्क बताना है, जिसे कहा जाता है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं इसको,
काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स। तो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स में आपको एक बॉक्स की मदद से समझा देता हूँ। सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स हम कैसे समझेंगे, सुनिए। हम लेंगे द लीनियर वेलोसिटी, मैं आपको बताता हूँ लीनियर वेलोसिटी किसे कहा जाता है, और इधर लेंगे या सॉरी लीनियर मोशन, इधर हम लेंगे लीनियर मोशन और इधर लेंगे सर्कुलर मोशन, है ना। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में हम एक फ़र्क की मदद से काइनेमेटिक्स को समझ लेंगे, ठीक है। देखिए लीनियर मोशन की और सर्कुलर मोशन में क्या क्या फ़र्क है, तो हम जो काइनेमेटिक्स समझेंगे, जो सर्कुलर मोशन की जो काइनेमेटिक्स है वो 3 चीज़ों पर मुनहसर है। सबसे पहला इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर है इसकी वेलोसिटी और वेलोसिटी के बाद में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 3 फैक्टर की बुनियाद पर हम काइनेमेटिक्स समझेंगे लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या फ़र्क होगा, ठीक है। तो देखिए लीनियर मोशन के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को बेटा डेल्टा एक्स से ज़ाहिर किया जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इस पर वेक्टर का सिंबल। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, तो आंसर है x2 माइनस x1 से, है ना। x2 जो है वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट और x1 जो है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। और याद रखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक फ़र्क होता है। ये डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फ़र्क बता देता हूँ। जो डिस्टेंस जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। अगर कोई शख्स पॉइंट ए से बी पर जाना चाहता है तो एक पाथ ये है उसके पास में, वो इस रास्ते से जाएगा, और एक शख्स के पास में एक रास्ता ये है कि वो इस रास्ते से जाएगा। तो अगर वो ये रास्ते से जाना पसंद करे तो इसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और अगर वो ये रास्ते से जाना चाहे तो इसे डिस्टेंस कहेंगे। इज इट क्लियर। तो जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसको डिस्टेंस कहते हैं, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर किसे कहा जाता है, स्केलर किसे कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर कहेंगे, जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम वेक्टर कहेंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ में उसने वेक्टर लॉ को फॉलो भी करना चाहिए। अगर कभी उसका ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या निकला हमारा, डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है। इसी के साथ साथ में इसमें इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो आंसर है इसका यूनिट मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। उसके बाद में आते हैं हम वेलोसिटी पर, जिसे कहेंगे लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको हम, लीनियर वेलोसिटी, है ना। लीनियर वेलोसिटी को हम v से ज़ाहिर करेंगे, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है, रफ्तार और चाल में क्या फ़र्क है। तो याद रखिए v फॉर वेलोसिटी तो v फॉर वेक्टर, है ना। वेलोसिटी जो है v से आता है तो वेक्टर भी v से आता है। तो याद रखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और s फॉर स्पीड तो s फॉर स्केलर, तो जो आपकी स्पीड है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है, वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है आपका dx अपॉन dt, है ना। dx अपॉन dt, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्टिव टाइम, ये आपका वेलोसिटी हो। इसका यूनिट क्या होगा, तो ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर, ये टाइम है सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला dx अपॉन dt, है ना। आप इसको एक फार्मूला लिख सकते हैं इस तरह से, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना। ये भी इसका फार्मूला है वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का। इसी के साथ साथ में अब है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम a से ज़ाहिर करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन हमारा है ना। यहाँ लिख लेते हैं हम लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन a, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा dv अपॉन dt, है ना। वेलोसिटी विद रिस्पेक्टिव टाइम आपका क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाइए। इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय नीचे टाइम है सेकंड, है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये 3 काइनेमेटिक्स है लीनियर मोशन में। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, लीनियर वेलोसिटी dx अपॉन dt, है ना, और लीनियर एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। अब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ये क्या चेंज होगा, तो देखिए यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। किसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो गया। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर किया जाता है थीटा से, और एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे। सुनिए, फर्ज कीजिए आपके पास में ये सर्कल का सेंटर है, एक पॉइंट हमारा, एक पार्टिकल जो है पॉइंट ए पर है। क्या हुआ, हमने 1 सेकंड का वक्त देखा, 1 सेकंड के बाद हमने देखा कि ये पार्टिकल इस तरह से मोशन किया,
पार्टिकल पॉइंट बी पर गया, है ना। तो ये वाला जो आपको रेडियस वेक्टर दिखाई दे रहा है आर, है ना, इसे कहा जाता है रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर के हरकत की वजह से दायरे के मरकज पर जो जाविया बनता है उसे जावियाई हटाव यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसकी हरकत की वजह से? रेडियस वेक्टर निष्कुत्रीय सिमती मिकदार की हरकत की वजह से दायरे के मरकज पर जो जाविया बनता है उसे कहते हैं जावियाई हटाव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पर जो थीटा एंगल बना इसको थीटा बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। देखिए ये सर्कल का आर्क है जिसे हम कॉस कहते हैं, है ना। हम इसको नाम एस दे देंगे, इसका रेडियस आर है। तो थीटा कैसे निकलेगा? थीटा निकलेगा हमारा एस अपॉन आर। इसका यूनिट क्या बनेगा? तो इसका यूनिट बनेगा रेडियन। क्यों रेडियन? क्योंकि यहाँ पर एक एंगल है ना। तो निष्कुत्री सिमती मिकदार के हरकत के सबब दायरे के मरकज पर जो जाविया बनता है उस जाविये को जाविया हटाव कहा जाता है। उसका फार्मूला थीटा इक्वल टू क्या होता है? एस अपॉन आर, और उसकी इकाई क्या होती है? उसकी इकाई होती है रेडियन, है ना। अब आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ देखा है? तो फिर से हमारी घड़ी पर आ जाइए। हम देखते हैं कि हमारा जो घड़ी के अंदर जो कांटा लगा रहता है बराबर हर एक एक सेकंड के बाद में इक्वल डिस्टेंस से वो क्या होता है? ट्रैवल करता है। पहले हमारी घड़ी के अंदर 9 बजते हैं, फिर हमारे घड़ी के अंदर 9:15 बजते हैं। तो वहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सर्कुलर मोशन, हमारा लीनियर मोशन में क्या था? हमारा डेल्टा एक्स था, यहाँ पर जाके क्या बन गया? थीटा बन गया। इज इट क्लियर? इसी को काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब आ जाइए लीनियर वेलोसिटी पर, है ना। तो लीनियर वेलोसिटी को v से ज़ाहिर किया जाता है, तो लीनियर वेलोसिटी कन्वर्ट होता है एंगुलर वेलोसिटी में। किसमें? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को याद रखिए बेटा, ओमेगा से ज़ाहिर किया जाता है। किससे ज़ाहिर किया जाता है? ओमेगा, ठीक है। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी को हमने किससे ज़ाहिर किया? ओमेगा से। इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा ओमेगा इक्वल टू, देखिए हमने क्या लिखा था? dx अपॉन dt, है ना। ये जो था यहाँ पर dx जो था वो क्या था हमारे पास में? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और टाइम था। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d थीटा अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लीनियर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम ओमेगा से ज़ाहिर करेंगे, यानी कि जाविये हटाव में तब्दीली की शरह। इसकी तारीफ़ क्या होगी? जाविया रफ्तार की, जावियाई रफ्तार की तारीफ़ क्या होगी? कि जावियाई हटाव में तब्दीली की शरह। शरह जो वर्ड यहाँ पर आया है वो वक्त से ताल्लुक़ रखता है, और तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या बोली? कि जाविये हटाव में तब्दीली की शरह को जाविया रफ्तार कहते हैं। इसे ओमेगा से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी इकाई क्या बनेगी? तो ऊपर थीटा है, इसकी इकाई रेडियन, नीचे टाइम है तो रेडियन पर सेकंड। इज इट क्लियर? ये बने इसकी यूनिट, ठीक है, इकाई। उसी के साथ साथ में अब आ जाते हैं थर्ड वाला लीनियर एक्सेलरेशन पर। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। खती रफ्तार में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं? खती इसरा कहते हैं। अब इधर आ जाइए जाविया इसरा, जिसे कहा जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बनेगा? तो इसको याद रखें, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से ज़ाहिर किया जाता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था? इसको dv अपॉन dt। तो फिर ये क्या बनेगा? ये बनेगा d ओमेगा अपॉन dt, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जावियाई रफ्तार में तब्दीली की शरह जाविया इसरा कहलाती है। इसका यूनिट क्या बनेगा? इसकी इकाई क्या बनेगी? तो ऊपर ओमेगा है, ओमेगा की क्या होती है? रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय नीचे भी सेकंड है, तो ये आगे चल के क्या बन गया? ये बन गया हमारा रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। सेकंड नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये है आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। लीनियर वेलोसिटी किस में चेंज हो गई? लीनियर डिस्प्लेसमेंट किस में चेंज हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में, और लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में, है ना। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने कैसे ज़ाहिर किया? डेल्टा एक्स के से, इसका यूनिट मीटर है, ये हमारा थीटा, इसका यूनिट रेडियन है। लीनियर वेलोसिटी हमने डेल्टा किससे ज़ाहिर किया? इसको v से, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी रेडियन पर सेकंड। इसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन जो है डेल्टा dv अपॉन dt मीटर पर सेकंड है, और वो आपका रेडियन पर सेकंड d ओमेगा अपॉन dt। तो ये था आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने क्या किया कि लीनियर
को किस में कन्वर्ट किया, एंगुलर में, लीनियर फिर से एंगुलर में, लीनियर फिर से एंगुलर में। इज इट क्लियर? तो ये था आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब इस काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की मदद से मैं आपको काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस है उसको भी कन्वर्ट करके बता देता हूँ कि वो कैसे कन्वर्ट होंगी। आइए इसको देख लीजिए। सबसे पहली इक्वेशन हमारी क्या है काइनेमेटिक्स की, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। दूसरी क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन इक्वेशंस है। आइए हम इसको एक एक करके कन्वर्ट करते हैं, एंगुलर लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में कैसे कन्वर्ट होंगे, है ना। देखिए याद रखिए जो v होगा वो किससे चेंज होगा, सुनो। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो ये इधर चल के बनेगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ए जो है वो अल्फा में चेंज होगा और यहाँ पर t। देखिए जो काम v का वो काम ओमेगा का, जो काम u का वो काम ओमेगा नॉट का, जो काम a का वो काम अल्फा का, जो काम t का वो t का। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो v का वो काम ओमेगा का, जो u का वो ओमेगा नॉट का, जो a का वो अल्फा का, और इसमें क्या आता है एक s आता है, जो s का वो काम थीटा का, और t जो है वो आपका एज इट इज t रहेगा, है ना। तो देखिए v जो है ओमेगा जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, टाइम, टाइम। इसको कन्वर्ट कीजिए, जो s का वो काम थीटा का इक्वल टू जो u का वो काम ओमेगा नॉट का, जो t का वो t का एज इट इज प्लस हाफ भी एज इट इज रहेगा, जो काम a का वो काम अल्फा का, और t एज इट इज रहेगा। ये सेकंड इक्वेशन कन्वर्ट होगी, है ना। थर्ड वाली इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v इज अ फाइनल वेलोसिटी, जो काम v का वो काम ओमेगा का इक्वल टू जो काम u का वो काम ओमेगा नॉट का, प्लस जो काम 2 एज इट इज रहेगा, जो काम a का वो काम अल्फा का, जो काम s का वो काम थीटा का, ठीक है। तो देखिए हमने लीनियर मोशन में जो हमारी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी उसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपको करते आना चाहिए कि जो काम v का वो काम ओमेगा का, जो u का वो ओमेगा नॉट, जो a का वो अल्फा, जो s का वो थीटा, जो काम s का वो काम थीटा का, जो t है एज इट इज रहेगा। तो ये है आपका लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स इक्वेशन का अरेंजमेंट। इज इट क्लियर? अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, खती रफ्तार और जावी रफ्तार के दरमियान में ताल्लुक की मसावात। तो याद रखिए इसके दरमियान में जो ताल्लुक की मसावात है, 11th स्टैंडर्ड 11वीं क्लास में आपने जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा उसमें एक इक्वेशन कैलकुलेट की होंगी। v इक्वल टू होता है r ओमेगा, v इज़ अ लीनियर वेलोसिटी, r इज़ अ रेडियस, ओमेगा इज़ अ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। इस इक्वेशन को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको आगे काम में आने वाली है। ओके अभी नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड, जिसे कहा जाता है वक्ते दौरा एंड फ्रीक्वेंसी, है ना। टाइम पीरियड या वक्ते दौरा और फ्रीक्वेंसी तबातुर, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड किसे कहा जाता है, ये आपका सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, पॉइंट एक पार्टिकल है, एक ज़र्रा है जो नुक्ता ए पर है। तो ये ज़र्रा जब अपनी हरकत को शुरू करता है, ये फ़र्ज़ कीजिए ये दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है, तो इसे नुक्ता ए से चलते हुए पूरा एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जो वक्त लगेगा उसे कहा जाएगा टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, है ना। दायरे के मुहित पर एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जो वक्त लगता है उसे वक्ते दौरा टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे हमारे घर में जो घड़ी लगी है, घड़ी के अंदर जो सेकंड वाला कांटा है उसे पूरा 1 मिनट मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो आंसर है 60 सेकंड। तो उसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 60 सेकंड। हमारी जो अर्थ है वो जब जब रोटेट करती है तो पूरा अर्थ को एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 365 डेज। तो उस अर्थ का टाइम पीरियड कितना हुआ, 365 डेज। इज इट क्लियर? तो दायरे के मुहित पर पूरा एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जो वक्त लगता है उसे टाइम पीरियड वक्त दौरा कहते हैं, ठीक है। इसका एक फार्मूला ज़ाब्ता हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वो क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। लीनियर वेलोसिटी को v से जाके करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए पूरा एक चक्कर मुकम्मल होगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आपका 2πr और टाइम जो होगा आपका कैपिटल T। अगर हम यहाँ से t निकालना चाहें तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2πr और v जो होगा वो नीचे आ जाएगा, है ना। t इक्वल टू 2πr अपॉन v। ओके, अब ये आगे चल के इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए ये बनेगी इक्वेशन t इक्वल टू, हम ये इस इक्वेशन पर से लिखेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए v अपॉन ओमेगा इक्वल टू r, है ना। ओमेगा नीचे आ जाएगा तो इस मसावात के अंदर रख दीजिए, t इक्वल टू 2π और r किसके बराबर है, 2πr, r किसके बराबर है, v अपॉन ओमेगा के, यहाँ पर v अपॉन ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा, है ना। तो v से v कट गया तो क्या बचेगा, t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा, और ओमेगा को इधर ला लो, ओमेगा इक्वल टू 2π अपॉन t, है ना। याद रखिए जो 1 अपॉन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2π मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी, और ओमेगा इक्वल टू 2π एज इट इज रहेगा, और 1 अपॉन टी जो होता है वो होता है बेटा n के बराबर, किसके बराबर, n के। n क्या होता है, तो n इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी, जिसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का मापुस, द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। और उसी के साथ साथ में t इक्वल टू 1 अपॉन n भी होता है ना। द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तवातुर का माकुस टाइम पीरियड कहलाता है। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो ओमेगा इक्वल टू हमारे पास में क्या फार्मूला आ गया, ओमेगा इक्वल टू आ गया 2πn, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अभी तो ये हमारा टाइम पीरियड तो हमको समझ में आ गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो सुनिए, इस दायरे के मुहित पर एक चक्कर मुकम्मल करने की जो वक्त लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 1 सेकंड में दायरे के मुहित पर लगाए गए चक्करों की तादाद क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर 1 सेकंड का वक्त दिया गया और एक पार्टिकल है जो इस दायरे के मुहित पर कुल 5 चक्कर लगाता है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी हुई, तो आंसर है इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज। कितनी होगी, 5 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो तवातुर फ्रीक्वेंसी की इकाई है, और उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए मैंने आपको वहाँ लिख के बताया, n इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी। द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड भी फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की तादाद भी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट इकाई जो होती है वो हर्ट्ज होती है, और टाइम पीरियड की इकाई क्या होती है, तो आंसर है टाइम पीरियड की इकाई सेकंड होंगी। क्या होंगी, सेकंड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, जो आपको बहुत आगे काम में आने वाला है, इसको आपको याद रखना है। ये जो मैंने आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2πr बताया, इसको याद रखिए। 2πr क्या है, मैंने आपको बताया दायरे का मुहित है, इसके लिए वहाँ पर हमने 2πr इस्तेमाल किया है। टाइम हमारा कैपिटल टी है, लीनियर वेलोसिटी हमारी भी है। इक्वेशंस ओमेगा इक्वल टू 2π अपॉन n, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और t इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा, ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आगे काम में आने वाली है, ये भी याद रखिए, और ये भी इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ थीटा, ओमेगा एंड अल्फ़ा। थीटा, ओमेगा एंड अल्फ़ा तीनों भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो इसकी डायरेक्शन हमको डिसाइड करनी है ना। तो देखिए डायरेक्शन कैसी डिसाइड करेंगे, तो थीटा, अल्फ़ा और ओमेगा की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम सीधे हाथ के अंगूठे के कानून का इस्तेमाल करेंगे, जो आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर कर चुके हैं 11वीं क्लास के अंदर। हमने देखा है कि अगर किसी मौसिल तार से बरकीरो गुजरती है तो बरकीरो की सिमत और उसके अतराफ में पैदा होने वाला मकनातीसी मैदान, उसकी सिमत का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। उसी राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल हमको यहाँ पर भी करना है, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, तो आंसर है इसकी मदद से हम थीटा, ओमेगा और अल्फ़ा की डायरेक्शन सिमत को डिसाइड करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम थीटा और ओमेगा की बात करेंगे, और अल्फ़ा मैं आपको आगे चल के बता दूँ, है ना। देखिए हमारे पास में एक सर्कल है इस तरह से, और ये सर्कल का सेंटर है, इसके ऊपर एक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और एक दूसरा पार्टिकल है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एक एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो देखिए थीटा, अल्फा और ओमेगा हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम इस सीधे हाथ के कानून का इस्तेमाल करेंगे। इसको इस तरह से रख लीजिए, देखिए जो पार्टिकल की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो हमारा स्ट्रेच थंब है वो बाहर की जानिब आ रहा है ना। तो यहाँ पर ओमेगा, थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन किधर होंगी, तो आंसर है बाहर की जानिब। अगर हम उसको ऐसे कर दें तो जो आपका थीटा है वो ऐसे होगा, थीटा एंड ओमेगा। याद रखिए जिस डायरेक्शन में थीटा होगा उसी डायरेक्शन में ओमेगा भी होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है ओमेगा क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर। इसीलिए जिधर थीटा की डायरेक्शन होगी उधर ही ओमेगा की डायरेक्शन होगी। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो थीटा और ओमेगा क्या होंगे, वर्टिकली अपवर्ड होंगे। इज इट क्लियर। अच्छा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में तो वर्टिकली अपवर्ड है, तो डेफिनेटली क्लॉकवाइज में तो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इधर देखिए
थीटा भी इधर है और ओमेगा भी इधर है, ठीक है। ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड ओमेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्टिकली अपवर्ड, क्लॉकवाइज है तो वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अल्फा की एक खास बात है, याद रखिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारी स्पीड या ओमेगा, देखिए अब अल्फा की डायरेक्शन ऑफ अल्फा की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सुनिए। अगर हमारा ओमेगा इंक्रीज होता है, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है यानी जाविया रफ्तार बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, हम इसको एक्सेलरेशन भी कहते हैं, एक्सेलरेशन। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो याद रखिए, अगर कोई पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, कैसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और उस वक्त ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो आपका पहले हम थीटा और ओमेगा ये वर्टिकली अपवर्ड होंगे, है ना। अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो थीटा और ओमेगा वर्टिकली अपवर्ड होंगे। तो याद रखिए, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है यानी अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो ओमेगा, थीटा और अल्फा की जो डायरेक्शन होंगी वो वर्टिकली अपवर्ड ही होंगी। इज इट क्लियर? याद रखना है, अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो तीनों की डायरेक्शन एक जैसी होंगी, वर्टिकली अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज केस में। अच्छा, अगर एक क्लॉकवाइज, अगर इसी केस में क्या हुआ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है, अभी ये इस तरह से है ना, हाँ, तो थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। लेकिन अगर यहाँ पर ओमेगा डिक्रीज होगा, अगर ओमेगा डिक्रीज होगा, ओमेगा डिक्रीज होने से क्या मुराद है, ओमेगा डिक्रीज होने से मुराद ये है कि जाविया रफ्तार घट रही है, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। अगर रिटार्डेशन का अमल हो रहा है, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा की डायरेक्शन किधर होगी? तो याद रखिए, अल्फा की जो डायरेक्शन होगी वो थीटा और ओमेगा के मुखालिफ में होगी, ठीक है। इस तरह से अल्फा की डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ। अगर एक्सेलरेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो थीटा और अल्फा की डायरेक्शन, थीटा, अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगी। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिटार्डेशन होता है, अगर अल्फा डिक्रीज होता है तो थीटा, ओमेगा वर्टिकली अपवर्ड, जबकि अल्फा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये है डायरेक्शन डिसाइड करने का तरीका। अच्छा, अगर हम अब क्लॉकवाइज की बात करते हैं, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे, ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ देखते हैं, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम देखें तो थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। अगर यहाँ पर ओमेगा इंक्रीज होता है यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो अल्फा की डायरेक्शन किधर होगी? तो आंसर है वर्टिकली डाउनवर्ड। इज इट क्लियर? अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अल्फा जो है वो डिक्रीज होगा, यानी कि सॉरी, ओमेगा जो है वो डिक्रीज होगा, यानी कि रिटार्डेशन का अमल होगा। अगर ओमेगा डिक्रीज होगा तो बताइए अल्फा की डायरेक्शन किधर होंगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थीटा और ओमेगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसके मुखालिफ में होंगे अल्फा की डायरेक्शन, ठीक है। ये केस है रिटार्डेशन, ठीक है। और अगर रिटार्डेशन के बाद अगर एक्सेलरेशन होगा तो नीचे गिरेगी। तो आई होप जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई है वो तमाम चीज़ें समझ में आई हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे